Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 7 is going on P block element. P block element में आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 16, जिसको बोल सकते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ जो भी मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट मेंबर इसका ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है ना। तो ग्रुप 16 एलिमेंट हमारा टॉपिक है आज क्या, ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये एलिमेंट आते हैं। इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, 16, इसका 34, इसका 52 और पोलोनियम का है शायद 84, है ना। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। स्टूडेंट्स देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 5 एलिमेंट है ग्रुप 16 के अंदर, और इसी 5 एलिमेंट्स के इस ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसमें से देखो, ऑक्सीजन और सल्फर, ये दोनों तो कौन है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। और सेलेनियम और टेलुरियम, ये दोनों मेटलॉइड हैं। और यहाँ पर पोलोनियम क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव मेटल, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन फैमिली को हम एक नाम और देते हैं, चैल्कोजन। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 also known as चैल्कोजेन। इनको चैल्कोजेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इनको चैल्कोजेन क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ पर विजिबल हैं स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी एलिमेंट ओर्स फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, ओर्स फॉर्म में, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, चैल्कोजेंस बोलते हैं। तो लिख देता हूं मैं, दीज एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज ओर्स फॉर्म, ठीक है ना। ये ओर्स की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब देखते हैं इनकी अकरेंस चेक करते हैं, सभी एलिमेंट्स की अकरेंस चेक कर लेते हैं। अब देखो, अकरेंस में स्टूडेंट्स हम पहले बात करें किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन इज मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट। अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये अर्थ क्रस्ट का बाई मास 46% पार्ट फॉर्म करता है। ऑक्सीजन जो होता है, अगर बाई मास चेक किया जाए तो ये अर्थ क्रस्ट का 46 पार्ट फॉर्म करता है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और ड्राई एयर, जो एटमॉस्फेयर की ड्राई एयर है, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 21% में प्रेजेंट होता है ना। तो ऑक्सीजन की अकरेंस यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। ऑन दी अर्थ it form about
46.6 बाई मास, पार्ट बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट का मास के हिसाब से देखा जाए तो द्रव्यमान के हिसाब से बाई मास ये 46.6 पार्ट फॉर्म करता है अर्थ क्रस्ट का। और चेक करें इन ड्राई एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट्स 20.94%। ड्राई एयर में कितना प्रेजेंट है ये 20.94, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 21% है। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन के एविडेंट है अकरेंस होती है। तो आप वो लोग इसको नोट करो एक बार। इसके बाद चेक करते हैं सल्फर प्रेजेंट। सल्फर जो होती है वो अर्थ क्रस्ट में कितनी प्रेजेंट होती है, ओनली 0.03% टू 0.1% इन अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में 0.03% से लेकर 0.1% तक प्रेजेंट होती है। और ये सल्फ़र जो होती है डिफरेंट टाइप के सल्फायर ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के सल्फायर ओर्स है, जैसे कॉपर पायरेटिस, जिंक ब्लेंड, गैलेना, आयरन पायरेटिस, इन सब की फॉर्म में सल्फ़र प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो है सेलेनियम और टेलुरियम। देखो सेलेनियम एंड टेलुरियम ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट है आर एल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइड एंड टेलुराइड्स। भाई सेलेनियम तो मेटल सेलेनाइड की फॉर्म में और टेलुरियम मेटल टेलुराइड्स की फॉर्म में, टेलुराइड्स इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, और ये दोनों जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन सल्फर ओर्स के अंदर, इन सल्फर ओर्स। सेलेनियम और टेलुरियम जो होती है ये मेटल सेलेनाइड और टेलुरियम वो मेटल टेलुराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं सल्फर ओर्स के अंदर। और लास्ट में जो एलिमेंट है वो कौन सा है, पोलोनियम। और पोलोनियम क्या होता है, पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मेटल एलिमेंट लिख दो, सॉरी मेटल एलिमेंट। ये इनकी एविडेंट हो गई, यानी कि नेचर के अंदर जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। टोटल एलिमेंट्स क्या हैं, अब देखो स्टूडेंट्स चेक करते हैं हम इन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ को। जनरल प्रॉपर्टीज़, ग्रुप 16 एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो स्टूडेंट्स इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो एस सब सेल में चले जाएंगे, 4 बचेंगे पी सब सेल में, तो NS2 NP4 है ना। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स
हैव 6 electrons in their outermost cell. Their configuration is, क्या लिखोगे, NS2 NP4। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जनरल, ठीक है ना। इसके बाद हम चेक करते हैं इनकी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, लिख दो चाहे, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। देखो ग्रुप 16 एलिमेंट जो हैं स्टूडेंट्स, उसमें इस ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आइए आप लोग। टॉप टू बॉटम जैसे ही आएंगे तो इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और इनके पीरियड्स भी चेंज होते चले जाएंगे। पीरियड्स अगर चेंज हो रहे हैं तो इसके अंदर सेल्स की नंबर इंक्रीज होती चली जाएगी। सेल नंबर इंक्रीज हो रही है तो इनकी साइज भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जब आएंगे ग्रुप 16 के अंदर तो इनकी साइज इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी साइज स्मॉल होती है और उसका रीजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, रेस्ट ऑफ एलिमेंट से मोर होती है, ठीक है ना। तो आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में चेक करते हैं हम। तो देखो लिखते हैं हम, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल, सेल इंक्रीज होंगे ना, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस किसकी, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की। आयोनिक रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। और उसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो पीरियड्स चेंज होंगे। पीरियड्स, हर पीरियड्स का एक सेल इसके साथ ऐड होता चला जाएगा और इनकी सेल की नंबर इंक्रीज होगी तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिख देता हूँ। एक्सेप्शन क्या है, ऑक्सीजन हैज स्मॉल साइज। ऑक्सीजन की साइज कैसी है, स्मॉल होती है। ड्यू टू हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई इसकी साइज कम है, साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज़्यादा लगेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा तो इसकी जो एटम की साइज होती है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड्स होता है वो श्रंक हो जाएगा और श्रंक होकर उसकी साइज को क्या कर देगा, स्मॉल बना देगा, ठीक है ना। तो इस ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होता है स्टूडेंट्स, इसका एनोमोलस बिहेवियर होता है, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन का एनोमोलस बिहेवियर हुआ था ना ग्रुप 15 के अंदर, ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी ऐसा ही बिहेवियर होती है, बिहेवियर शो करती है। क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो साइज छोटी है। दूसरी बात, ऑक्सीजन के पास जो बात है, जो ऑक्सीजन के पास जो मेन चीज़ वो क्या है, इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकती है, बट यहाँ पर बैकेंड डी ऑर्बिटल एब्सेंट है ऑक्सीजन के लिए। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस ग्रुप के
मेंबर्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस प्रकार से चेंज होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुई है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए ना। तो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज होनी चाहिए भाई। साइज इंक्रीज होती चली जाएगी और साइज इंक्रीज होती चली जाएगी तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा और वहाँ से उसको आप इजी वे में रिमूव कर सकते हो। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज डिक्रीजेस इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो नोट कर सकते हैं हम। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप कारण क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। रीजन पता ही है भाई, साइज इंक्रीज हो गई तो एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला गया। अब वहाँ से आपको अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो कम एनर्जी स्पेंस करनी पड़ेगी और कम एनर्जी, लोअर एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे उसको तो इजी वे वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो नीचे आते आते डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना, तो नोट कीजिए इसको। हाँ भाई, एक चीज़ को मैं यहाँ पर अगर कंपेयर करूँ, और वो क्या कंपेयर कर रहा हूँ मैं कि ग्रुप 16 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसको कंपेयर करते हैं अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स थे। ठीक है ना, तो ग्रुप 16 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लेस देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है स्टूडेंट्स कि ग्रुप 15 के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP3 है और ग्रुप 16 के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NS2NP4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसका ये जो पी सब सेल है ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड जो सेल होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है और यहाँ पर पी सब सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसलिए यहाँ से इजी वे में 1 इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये P3 कंडीशन में पहुँचेगा, यानी कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में पहुंचेगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ग्रुप 16 से आप इजी वे में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो, लेकिन ग्रुप 15 से इजी वे में इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसका जो पी सब सेल है वो हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड जो सेल्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना ईजी नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन ग्रुप 15। और अगर मैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन ग्रुप 15। बट अगर मैं बात करूं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज ग्रेटर देन ग्रुप 15। उसका रीजन क्या होगा? देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये कॉन्फ़िगरेशन है 15 के पास, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। क्यों? हाफ फील्ड सेल है। अगर इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? NS2NP2। और इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? बहुत ही लेस हो जाएगी। तो यहाँ से फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप इजी वे में इलेक्ट्रॉन्स को
रिमूव कर सकते हो, तो IE2 इसकी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। और अगर ग्रुप 16 की मैं बात करूं तो इसके पास NH2 NP4 कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेस होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास p सब सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें से जब 1 इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर दोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो NH2 NP3 आएगा और ये क्या आ जाएगा, हाफ फिल्ड सेल आ जाएगी। और अगर ये हाफ फिल्ड सेल है तो इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए कह सकते हैं कि IE1 इज़ मोर ऑफ ग्रुप 16, IE1 is more of group 15 than 16 और IE2 is more of group 16 than 15, यानी कि IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ग्रुप 16 की कम होती है 15 से, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की ज़्यादा होती है 15 से। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलो मैं इसको नोट कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं हम ढंग से इसको। तो देखो, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 have lower ionization enthalpy, have lower ionization enthalpy as compared to ग्रुप 15, कम होगी ग्रुप 15 से। in the corresponding period, in the corresponding period, अगर पीरियड की बात करें तो हम, ठीक है ना, पीरियड में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ग्रुप 16 की 15 से कम होगी, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए पीरियड के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन मान सकते हैं इसको आप। और उसका रीजन क्या होगा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, और इसका जो कारण होता है, इसका मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है, ग्रुप 15 एलिमेंट हैव, ग्रुप 15 एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। ग्रुप 15 का जो p ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, हाफ फिल्ड होता है। ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपको ध्यान रहे इसलिए मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिला देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन की बात करूँ, ये 15 ग्रुप का है तो इसका 1s2 2s2 2p3 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यहीं पर अगर मैं 16 ग्रुप में ऑक्सीजन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p4, तो इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसके पास नहीं है। तो IE1 इज मोर देन IE1 इज मोर, किसकी, IE1 किसकी मोर होगी, ग्रुप 15 देन ग्रुप 16। और IE2 की बात करूं तो IE2 इज
more than group 16 than group 15। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ग्रुप 16 की IU2 यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर है किससे? 15 से, क्योंकि जो काम 15 के पास यहाँ है वो IE2 में 16 के पास आ जाता है। ये ग्रुप लिख रहा हूँ मैं G16 यानी कि ग्रुप 16 और ये G15 है यानी कि ग्रुप 15। क्लियर है ना? तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का पोर्शन है। इसके बाद बच्चों चेक करते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 16 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस प्रकार से चेंज होती है? तो स्टूडेंट्स देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर हम चेक करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं, यानी कि ऑक्सीजन से लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ? टेलुरियम तक। टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हालत क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस ग्रुप के अंदर क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना? डिक्रीजेस नहीं, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज, डिक्रीज होगी भाई, यानी कि आप इस तरह से बता सकते हो। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक चीज़ है, अगर मैं ऑर्डर लिखूं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। तो ऑर्डर क्या है? सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन, सेलेनियम और टेलुरियम। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। पहले कौन आना चाहिए था? ऑक्सीजन आना चाहिए था। तो सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर होती है किससे? ऑक्सीजन से। और यहाँ पर रीजन क्या है? ऑक्सीजन हैज़ लेस। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर से कम होती है, और उसका रीजन होता है इसका स्मॉल साइज का होना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होना, है ना? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का एब्सेंट होना, ये इसके रीजन होते हैं इसके ऑक्सीजन के पास। तो देखो, ऑक्सीजन हैज़, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, बिकॉज, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉल, द साइज of oxygen is small, so electron density is more। भाई इसकी साइज छोटी है, साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स जब आप एक न्यू कमर्स इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वहाँ पर क्या होगा? न्यू कमर इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बिटवीन क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा।
रिपल्सन हो जाएगा। तो ईजी वे में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, एंट्री नहीं कर पाएगा ना। whereas it repels newcomer electron, hence लिखो, hence it repels newcomer electrons। न्यू कमर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें रिपल्सन करेंगे ये। भाई देखो ये ऑक्सीजन की साइज है, 2 ही तो सेल है इसके ऊपर, और इसकी साइज अधिक होने के कारण क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ये किसकी तरफ श्रंक हो जाते हैं, स्मॉल साइज के कारण न्यूक्लियस की तरफ श्रंक हो जाएंगे ना, तो साइज घटेगी, साइज घटेगी तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की। अब तो इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर हैं और एक कंडीशन ये आ जाए इसकी, इस तरह की साइज आ जाए, तो अब इलेक्ट्रॉन्स और नियर हो गए ना, इलेक्ट्रॉन नियर हो गए तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और न्यू कमर इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये न्यू कमर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आ रहा है तो इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें, और न्यू कमर इलेक्ट्रॉन है इसमें, दोनों के बिटवीन क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ईजी वे में इसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की होती है वो सल्फर से लेस होती है, और सल्फर की यहाँ पर साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, उसका डेंसिटी भी कम है, और डेंसिटी कम है तो रिपल्सन भी कैसा होगा, कम होगा। तो सल्फर के अंदर ईजी वे से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर ईजी वे से नहीं जाएगा। तो सल्फर जो नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन करेगा वो ऑक्सीजन से जल्दी ऑब्टेन करेगा, इसलिए सल्फर की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये जो ऑर्डर है बच्चों ये किसका है, नेगेटिव ई डेल्टा एच का ऑर्डर है ये। ई डेल्टा एच से किसको डिनोट करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, ठीक है ना। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर हम 16 ग्रुप का चेक करें तो यहाँ पर एक्सेप्शन आता है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की जो ये एंथैल्पी होती है ये किससे, सल्फर से कम होती है, और उसका रीजन मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो आप इसको चेक करिए ढंग से और नोट करिए। तो बच्चों ये जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं इसमें और भी इनकी जनरल प्रॉपर्टीज है कुछ, उनको भी हम चेक करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन की हाई होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, और बाकी की जैसे इसमें ग्रुप में नीचे आते जाओगे आप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एटॉमिक साइज के कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, एंड व्हेन द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इन ग्रुप 16 व्हेन वी वेंट टू टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तो फ्लोरीन की होती है, और फ्लोरीन के बाद अगर सेकंड कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना। ओके, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ को आपने चेक किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।